नमस्कार, मैं हूं रजत केन और आप देख रहे हैं द एज लीगल, जहां हम कानूनी कार्रवाई को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जरूरी कानूनी मामलों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी कानूनी खबरों के साथ। वक्फ बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के नामांकन पर नहीं लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कोल इंडिया की दोहरी मूल्य निर्धारण नीति बरकरार रखी। कहा, गैर प्रमुख क्षेत्रों के लिए 20% की बढ़ोतरी उचित। बिना मूल्य चुकाए सेल डीड अमान्य। भिक्षु गृह में मानवीय सुविधाएं अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, अदालत से प्रमाणित वसीयत को राज्य चुनौती नहीं दे सकता। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। चीफ जस्टिस BR गवाई की अगुवाई वाली बेंच ने कुछ अहम प्रावधानों में हस्तक्षेप किया। पहला, धारा 3(1)(r) के प्रावधान, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करना आवश्यक है, उसको राज्य सरकारों द्वारा इस शर्त के निर्धारण के संबंध में नियम बनाने तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरा, सरकार के नामित अधिकारी को यह तय करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक लगा दी गई है कि क्या किसी वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया। ये देखते हुए कि एक कार्यकारी अधिकारी को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और ये शक्तियों का उल्लंघन होगा। तीसरा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के नामांकन की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि जहां तक संभव हो बोर्ड का पदेन सदस्य एक मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। अदालत ने पंजीकरण अनिवार्य करने वाले प्रावधान में हस्तक्षेप नहीं किया और कहा कि ये कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये शर्त 1995 और 2013 के पिछले अधिनियमों में भी है। अदालत ने पक्षधरों की 3 दिनों तक सुनवाई करने के बाद 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये याचिकाएं संसद द्वारा 2025 में पारित संशोधनों द्वारा वक्फ कानूनों में किए गए व्यापक बदलाव की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। रुक करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कोल इंडिया लिमिटेड की 2006 की अंतरिम नीति बरकरार रखी, जिसके गैर प्रमुख क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए 20% मूल्य वृद्धि की गई। न्यायालय ने कोल इंडिया लिमिटेड के दोहरे मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण को सही ठहराया और तर्क दिया कि बिजली और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्र उनके महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता कार्यों के कारण मूल्य वृद्धि से बचाया जाना चाहिए, जबकि गैर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले गैर प्रमुख उद्योगों के लिए उचित मूल्य निर्धारण को जनता पर उनके न्यूनतम प्रभाव को देखते हुए उचित ठहराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि हम देखते हैं कि अंतरिम कोयला नीति ने कोर और गैर कोर क्षेत्रों के संबंधित उद्योगों के बीच उचित वर्गीकरण किया। इसे अपीलकर्ता कंपनियों की कोयला उत्पादन में स्थायी रूप से संचालन और निवेश करने की वित्तीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने के बाजार में कोयला का पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के वैध उद्देश्य से लागू किया गया। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतरिम कोयला नीति उचित वर्गीकरण की कसौटी पर खरी उतरती है। इसलिए नीति का हद तक अनुच्छेद 14 के विपरीत नहीं है। रुक करते हैं तीसरी अहम खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यदि बिक्री विलेख यानी सेल डीड बिना किसी प्रतिफल यानी कंसिडरेशन के निष्पादित किया जाता है तो उसे स्थानांतरण संपत्ति अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 54 के तहत मान्य बिक्री नहीं माना जाएगा। ऐसा विलेख शून्य यानी वॉइड और अमान्य करार कर दिया जाएगा। अदालत ने केवल कृष्ण बनाम राजेश कुमार व अन्य के मामले का हवाला दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि मूल्य का भुगतान बिक्री की आवश्यक हिस्सा है। यदि किसी अचल संपत्ति का बिक्री विलेख बिना मूल्य चुकाए बिना निष्पादित किया जाता है और उसमें भविष्य में मूल्य चुकाने का प्रावधान नहीं है तो वह कानून की नज़र में बिक्री ही नहीं है। न्यायालय ने कहा कि अचल संपत्ति की बिक्री मूल्य के लिए ही हो सकती है और मूल्य का भुगतान अनिवार्य है, भले ही ये भविष्य में देय हो।
यदि बिना मूल्य चुकाए बिक्री विलेख बनाया गया तो वो धारा 54 के तहत बिक्री नहीं माना जाएगी। ऐसी बिक्री बिना प्रतिफल के शून्य होगी और संपत्ति के हस्तांतरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जस्टिस जेबी पाड़ीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिनके प्रतिवादी के पक्ष में बनाए गए बिक्री विलेख को चुनौती दी थी। अदालत ने पाया कि प्रतिवादी वादी को मूल्य चुकाने का सबूत पेश करने में असफल रहा, जिससे बिक्री विलेख अमान्य हो गई। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देश भर के सभी भिक्षु गृह यानी बेगर्स होम को ये सुनिश्चित करना होगा कि वहां हुई मृत्यु का विस्तृत डेटा संजोया जाए। निषेधाज्ञा में मौतों जो लापरवाही, बुनियादी सुविधाओं की कमी या समय पर चिकित्सा न मिलने पर हुई हो, ऐसे मामले में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देंगे। जहां आवश्यक हो वहां जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। यह आदेश उस मामले से जुड़ा है जो दिल्ली के लामपुर भिक्षु गृह की एक गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उत्पन्न हुआ था। वहां पीने के पानी और खाना बनाने के पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मिलावट से हैजा और गैस्ट्रो का प्रकोप फैल गया था। इसके चलते कई मृत्यु हुई और बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े। इस घटना ने संस्थान की स्वच्छता, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की भारी लापरवाही को उजागर कर दिया। अदालत ने कहा कि भिक्षुगृह की भूमिका को सामाजिक नियंत्रण की बजाय सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मानवीय परिस्थितियों की गारंटी ना देना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी है। इसलिए सभी भिक्षुकों गृह में सुधार और मानक प्रावधान बनाए रखने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए गए। और वक्त है आखिरी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि यदि किसी हिंदू पुरुष की वसीयत यानी विल बनाई गई है जो अदालत द्वारा वैध घोषित की जा चुकी है और जिसे प्रोबेट भी मिल चुका है, तो राज्य सरकार हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 29 के तहत एस्कीट के सिद्धांत का उपयोग नहीं कर सकती। ये फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने दिया। मामला खेतड़ी राजस्थान के राजा बहादुर सरदार सिंह की वसीयत से जुड़ा है, जिनका निधन 1987 में हुआ था। वसीयत दिनांक 30 अक्टूबर 1985 के अनुसार उनकी सारी संपत्ति खेतड़ी ट्रस्ट नामक एक लोक हितकारी चैरिटेबल ट्रस्ट को दी जानी थी। लेकिन 1987 में ही राजस्थान सरकार ने राजस्थान एस्कीट अधिनियम के तहत कार्रवाई पर पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। राज्य ने इस वसीयत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, परंतु 2023 में हाई कोर्ट की खंडपीठ न्यायमूर्ति नजमी वजीरी और न्यायमूर्ति विकास महाजन ने वसीयत को प्रमाणिक मानते हुए ट्रस्ट के पक्ष में निर्णय दिया और वसीयत के लाभार्थी को प्रोबेट प्रदान किया। राजस्थान सरकार ने इसके बाद इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एएसजी एसपी राजू ने सरकार की ओर से दलील दी कि राजस्थान सरकार को इस मामले में पक्षकार बनने का अधिकार है। उन्होंने स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम लॉर्ड नॉर्डब्रुक मामले में हवाला दिया, जिससे उत्तराधिकारी लाभार्थी न होने पर संपत्ति राज्य सरकार के पास चली गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया केवल अंत्येष्टि उत्तराधिकारी की स्थिति में ही धारा 29 लागू होगी और संपत्ति राज्य सरकार को जाएगी। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि वसीयत का प्रोबेट सक्षम अदालत ने पहले ही प्रदान कर दिया है। ये मामला वसीयतनामा उत्तराधिकारी का है। तो फिलहाल द एज लीगल केस बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की कानूनी खबरों को जानने के लिए द एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, शुक्रिया।